हेलो छात्रों, दीक्षांत एडुटेक में आपका स्वागत है। आज वर्ग 10वीं के लिए कक्षा 10 के लिए विषय हिंदी स्पर्श में पाठ बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी, इनका अंतिम पार्ट 4। इसके पहले 3 पार्ट हम लोगों ने व्याख्या की, समझी, और ये अंतिम पार्ट चूँकि बड़ा पाठ है प्रेमचंद जी का लिखा हुआ, इसमें कई सबक हैं, कई सीख हैं, उनको देखें हम लोग। अब ये अंतिम पार्ट है। इसके पहले के पार्ट को मैं एक बार रिकैप के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ कि बड़े भाई और छोटे भाई, ये दोनों प्रेमचंद दोनों भाई संभ्रांत परिवार के छात्र थे, बच्चे थे। यह छात्रावास में रह करके पढ़ाई करते थे। इन दोनों भाइयों के बीच 5 वर्ष का अंतर था। बड़े भाई हमेशा ही अपने छोटे भाई को नसीहत दिया करते थे, समझाते थे, डांटते रहते थे, जिनके डांटने के बदौलत वह पढ़ाई करते थे और कक्षा में अव्वल आ जाते थे। ये अलग बात है कि छोटा भाई खेल कूद में अधिक निपुणता से हिस्सा लेने के बावजूद भी वह अव्वल दर्जे से अपने कक्षा में पास होते थे, उत्तीर्ण होते थे, जबकि बड़े भाई अपने दिन भर रात भर के समय में सर्वाधिक किए जाने वाला कार्य पढ़ाई ही करते थे, बावजूद इसके वह फेल हो जाया करते थे। अब ये फेल हो जाने के वजह से इन दोनों के बीच जो 3 कक्षाओं का अंतर था वह अब घटकर 1 कक्षा का हो चुका है। और ऐसी स्थिति में अब अभी लेखक को अर्थात छोटे भाई को कनकौवे उड़ाने की इच्छा जागृत हुई है और प्रबल इच्छा उनकी कनकौवे उड़ाना, उसमें डोर बांधना, माजा बनाना इत्यादि पतंगबाजी के शौक जो उनके अंदर है उसको वह पूर्णता कर रहे हैं। जबकि बड़े भाई इस बार भी उन्हें नसीहत देने से बाज नहीं आए, वह कम कर दिए हैं बोलना, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अरे भाई मैं तो पढ़ रहा हूँ, उसके बावजूद भी फेल हो जा रहा हूँ, और जिसे मैं डांट रहा हूँ ये बहुत कम पड़ता है हमारे नज़रों के सामने, बावजूद इसके अव्वल दर्जे से पास हो जाता है। अब इसे मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। और इन बातों का नाजायज फ़ायदा उठाते हुए वह कनकौवे के पीछे अपना अधिकाधिक समय व्यतीत कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, जो कि बड़े भाई को निसंदेह अच्छा तो प्रतीत नहीं होता होगा, परंतु वह बर्दाश्त करते करते एक न एक दिन बोलेंगे ही, इस बात की चिंता है उन्हें। इसलिए छोटे भाई उनसे छुप छुप के ये सारे काम कर रहे हैं। वो यह नहीं जानने देना चाहते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। उनसे छुप छुप के चोरों की भांति खेल कूद में अपना सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं छोटे भाई। बड़े भाई से डर है उनके मन में, क्योंकि बड़े भाई जब भी उनको समझाते हैं या समझाए हैं तो उचित बातों को ही रखे हैं उनके सामने। अतः उचित बातों के वजह से ही उनके अंदर इतना संस्कार है कि उन्हें शर्म आती है उनके सामने खेल कूद करने में ज़्यादा, और डर भी लगता है कि भैया का कोई ठीक नहीं, कब यह डांटना शुरू कर दे और निस्वाद लगने लगे हमें भोजन भी। आइए देखते हैं आगे की। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ जा रहा था। लेखक अपने बारे में लिखते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि कनकौवा लूटने के चक्कर में जब पतंगबाजी होती है तो पतंग कटते हैं, और कटते हैं तो बच्चों को देखते होंगे आप लोग लूटते हुए। आज के डेट में, अब के समय में बहुत कम ऐसी बातें देखने को मिलती हैं, लेकिन आज से 15-16 साल 20 साल पहले अगर चलें तो इस भारत में पतंग उड़ाना और पतंग कटने के बाद बच्चों की दौड़ अक्सर ही देखने को प्राप्त होती थी। अब धीरे धीरे बच्चे भी डिजिटल दुनिया से अधिकाधिक जुड़ने लगे हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य, मानसिकता के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर
उन्हें निसंदेह हानि ही पहुंचाती है। जबकि पहले के बच्चे दौड़ कूद खेल फांद करते रहते थे तो स्वास्थ्य के हिसाब से उनका सुचारू ढंग से शरीर सबलता को प्राप्त करता था, परंतु उन खेलों से अलग होने के बावजूद आज कई तरह की बीमारी के शिकार होते हैं। पहले पेड़ की डालियों से कूदकर डंडे पर कूदते थे बच्चे और उससे भी उनके पैरों में बहुत कम चोटें आती थी या सबल होता था उनका हड्डी। जबकि अभी तो सुनने को मिलता है कि तनिक सी ठेस लगी क्या हड्डी टूट गई। अर्थात अभ्यास नहीं रहने के वजह से कई जगह असुविधाओं को प्राप्त होता है मनुष्य। और एक यही लेखक यहाँ पर वर्णन करते हैं कि कनकौवे के लिए वो हॉस्टल से दूर एक कनकौवा लूटने के लिए बेतहाशा दौड़े जा रहे थे। मतलब उन्हें और किसी चीज का बेतहाशा दौड़ना, अर्थात किसी अन्य चीज का कोई फिक्र नहीं। मेरे आगे पीछे कोई गाड़ी आ रही है, लोग आ रहे हैं, किसी को धक्का मुझसे लग सकता है, मुझे किसी से धक्का लग जाए, मैं गिर जाऊं, किसी को चोट ला जाए, मुझे आ जाए, ऐसी सारी तमाम बातों को इग्नोर करते हुए, छोड़ते हुए सीधे दौड़ते जा रहे हैं। उन्हें तो सिर्फ दिखाई दे रहा है अपना कनकौवा लूटना है मुझे। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर। आकाशगामी पथिक अर्थात आकाश में गमन करने वाला पथिक, पथिक कहा जाता है पथ प्रदर्शक को, जो पथ पर चलते हैं। कौन था? कनकौवा, जो आकाश में गमन करते हुए जा रहा था और यह अपने आंखों को आकाश में अपने लक्ष्य सिद्धि के लिए टिकाए हुए दौड़ रहे थे, नीचे का कोई आभास नहीं। ऐसी स्थिति में चले जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। ऐसा अलंकृत शब्द का प्रयोग यहाँ पर करते हुए लेखक ने सुंदर ढंग से सजाया है अपनी कल्पना को कि किस तरह से पतंग आ रहा था और कैसा भाव उत्पन्न हो रहा था लेखक के मन में कि मानो स्वर्ग लोक से कोई महान आत्मा उतर के आ रहा है धरा पर एक नया शरीर अपने अंगीकृत करने के लिए। और यह नया शरीर अंगीकृत भला पतंग कैसे करता? तो वह पतंग किसी और का था। उड़ाते समय में पतंगबाजी में वह कट कर गिर रहा था और अब वह किसी दूसरे के अधीन होने वाला था और वह व्यक्ति लेखक स्वयं था जिसके अधीन होता। तमाम कल्पनाओं को ध्यान में रख करके अपने अंदर विचलित होते हुए उन कल्पनाओं को देखते हुए लेखक दौड़े जा रहे थे, बेतहाशा दौड़े, अर्थात कोई होश नहीं था। वह सिर्फ उनको एक ही चीज दिखाई दे रही थी, जैसे अर्जुन को मछली की सिर्फ आंख दिख रही थी अपने लक्ष्य सिद्धिता के लिए, उसकी आंखों में उन्हें तीर मारना था। ठीक उसी तरह से लेखक को सिर्फ कनकौवा दिख रहा है, क्योंकि इनका प्रबल इच्छा यह है कि उसे मैं लूट लूं। सभी मानो उस पतंग के, अभी देखिए यहाँ पर बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस के लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। अर्थात सभी बालक दौड़ रहे थे। किसके हिस्से में आएगी वो पतंग यह तो पता नहीं, किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ यानी कि टकरा गए। जो शायद बाजार से लौट रहे थे उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती?
और उनका बांध टूट चुका था बड़े भाई का। आज इस तरह से बेतहाशा होकर के दौड़ते हुए अपने छोटे भाई को संस्कारहीनता का पर्याय मानते हुए उन्होंने अपने परिवार के संस्कारों का हवाला देते हुए कहा कि इन बाजारू लड़कों के साथ तुम्हें दौड़ते हुए शर्म नहीं आती? तुम ठहरे अव्वल दर्जे के छात्र अपने कक्षा के और तुम दौड़ रहे हो इन बच्चों के साथ। ऐसी बातें निहायत ही बड़ी ही तीखी लगती हैं, लेकिन अगर इसके संदर्भ में विचार किया जाए तो निसंदेह यह विचारणीय योग्य रखती है। जो शायद उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और डांटा, तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। जमात अर्थात कक्षा, 8वीं कक्षा में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ। मिडिलचियों शब्द का ये देसी शब्द, इसका प्रयोग किया गया है। मिडिलचियों अर्थात मिडिल स्कूल पास, 8वीं तक छात्रों 1 से 5 क्लास तक कक्षा तक को प्राथमिक विद्यालय का नाम दिया जाता है हमारे देश में, जबकि 6ठी 7वीं और 8वीं को मिडिल माध्यमिक का और 9वीं 10वीं को उच्च माध्यमिक का दर्जा दिया जाता है, जबकि 10वीं और 11वीं और 12वीं को उच्चतर माध्यमिक कहा जाता है, जिसे हम अंग्रेजी तथा हिंदी तथा अन्य सभी भाषाओं में अलग अलग रूप से इनका नामकरण किया गया है। वही कहते हैं कि मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ, मैं कितने मिडिल पास लोगों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। ये बात सही है। जब हमारा देश गुलाम था उस समय कुछ बहुत कम चंद भारतीय सैनिक हुआ करते थे या फिर अपने थानों में छोटे मोटे हवलदार वगैरह के पद पर रहा करते थे। बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो आईएएस और आईपीएस का दर्जा, भारतीय लोगों में से बहुत कम थे जो आईएएस या आईपीएस का दर्जा प्राप्त करते थे। लेकिन जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज थी और देश में कहाँ क्या कैसे व्यवस्था कायम की जाए उनके पास प्रायोगिक ज्ञान होने के वजह से ही उन्हें उच्च पदासीन किया गया, उच्चतर पद दिया गया और वह लोग मिडिल पास ही थे। चूँकि शिक्षा उस समय मिडिल स्कूल तक 10th कर लिए तो बहुत ही बेहतर छात्र कहलाते थे, उन्हें ऑफिसर रैंक दिया जाता था। तो ये बात तो सही है कि वह जानते होंगे। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं, बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं। यानी कि बड़े बड़े आज के जो विद्वान हैं वह उदाहरण दे रहे हैं और उदाहरण देते हुए अपने छोटे भाई को समझा रहे हैं, काम करते हैं। और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो, शर्म नहीं आती? मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं। ज़हीन का अर्थ होता है बेवकूफ हो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वह जेहन किस काम का? ज़हीन अर्थात जेहन युक्त हो, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। जेहन अर्थात तुम्हारे पास हृदय है और उसमें सोच भी है, अच्छी सोच है, परंतु वो किस काम का जब हम अपने आत्मगौरव की ही हत्या कर दे, माने अपने आप को ही न पहचाने,
अपने अस्तित्व को न पहचाने, अपने औचित्य को न जाने और अपने पोजीशन अर्थात पद को न पहचान करके कार्य करे। पद की बात छात्रों, एक गरिमा होती है प्रत्येक पद की। एक दरोगा का इंटरव्यू हो रहा था और उस इंटरव्यू अंतिम चरण होता है किसी भी ऑफिसर के सिलेक्शन का। उसके पहले परीक्षाएं होती हैं, उत्तीर्णता के आधार पर उनका चयन होता है और चयनित करने का अंतिम स्रोत होता है इंटरव्यू। और उस इंटरव्यू में दरोगा के लिए था इंटरव्यू। ऑफिसर अंदर से कॉल करते थे, प्लीज कम नेक्स्ट। उनके प्यून कहते थे, आदेश देते थे कि भाई आइए, ऑफिसर को रिक्वेस्ट करते थे कि आइए। आने के समय वो अपना फॉर्मेलिटी निभाते हुए, जो औपचारिकता है, मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, इस तरह की बातों को कह करके वह आज्ञाकारिता का परिचय देते हैं और अंदर प्रवेश करते गए। प्रत्येक छात्र जो कैंडिडेट थे दरोगा के, वह एक एक करके इन कर रहे थे, लेकिन एक सवाल होता था ऑफिसर का प्रत्येक व्यक्ति से कि आ गए हैं, एक काम कीजिए ना, गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ा फैन ऑन कर दीजिए। वह कैंडिडेट जाते थे और अपने ऑफिसर की बात को मानते हुए फैन ऑन करके फिर आते थे उनके सामीप्य और वह कहते थे, जो ऑफिसर थे, ये आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। इतनी बातें सुन करके कैंडिडेट बाहर आ जाया कर रहे थे। इस तरह से कई कैंडिडेट गए और फैन ऑन किए, चले आए, उनका इंटरव्यू हो गया। क्या इंटरव्यू हुआ, कैसे इंटरव्यू हुआ, किस तरह से इंटरव्यू हुआ उनका, यह स्वयं इंटरव्यू देने वाले भी नहीं जान पाए थे। अंततः एक कैंडिडेट गए और जाकर के मे आई कम इन सर बोल के फॉर्मेलिटी निभाते हुए वो सामने खड़े होने के बाद ऑफिसर ने उनसे भी यही बातें दोहराई कि गर्मी लग रही है, फैन ऑन कर दीजिए ना थोड़ा। उन्होंने तुरंत उनके टेबल पर रखा हुआ कॉल बजाया। बजाने का नतीजा हुआ कि प्यून आए और प्यून महोदय से उन्होंने कहा कि आपको पता होना चाहिए गर्मी का समय है, सर के ऑफिस में पंखा ऑन क्यों नहीं है, प्लीज पंखा ऑन कर दीजिए। और प्यून ने पंखा ऑन किया। फिर उन्होंने कहा कि सर के लिए एक गिलास पानी भी ला दीजिए, गर्मी के कारण प्यास लग रही होगी। ऐसा करने पर ऑफिसर ने कहा कि मैंने तो आपको कहा था फैन ऑन करने के लिए, फिर आप प्यून को क्यों बुलाए। उन्होंने कहा दरोगा के कैंडिडेट ने कि क्षमा करें सर, मैं यहाँ दरोगा बनने आया हूं, चपरासी नहीं। अर्थात अपने पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए और पोजीशन के हिसाब से अपने वक्तव्यों को भी रखना चाहिए, अपने प्रत्येक कार्य को करना भी चाहिए। यह आवश्यक होता है प्रत्येक मनुष्य के लिए। अतः बड़े भाई ने डांटते हुए, आड़े हाथों लेते हुए अपने छोटे भाई को जो डांट लगाई यहाँ पर कि आत्मगौरव का हत्या कर डाले, तुम्हें अपने आत्मसम्मान का भी ध्यान नहीं रहा, इन बाजार के लड़कों के साथ तुम दौड़ रहे हो कनकौवे लूटने के लिए। तुम अपने दिल में समझते हो कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझसे और मुझ में और तुम में 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता।
अकाट्य सत्य उन्होंने कहा, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA या D.Phil और D.Lit ही क्यों ना हो जाओ। यानी कि तुम अध्ययनशीलता के आधार पर तुम चाहे जितनी भी पढ़ाई अध्ययन कर लो, प्रकांड विद्वान बन जाओ, फिर भी इस 5 साल की दूरी को तुम नहीं मिटा सकते। इस जीवन में तो संभव ही नहीं है। मैं सदैव ही तुमसे बड़ा हूं और एक्सपीरियंस के मामले में, अनुभव के मामले में तुम मुझसे ज्यादा नहीं जानते। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती हैं। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। छात्रों, इस बात को तो निसंदेह कोई भी ऐसा शिक्षित व्यक्ति नहीं होगा जो न मानता हो। बात तो काट्य सत्य है। अक्षर ज्ञान अलग बातें हैं, अनुभव अलग बातें, और निसंदेह इनकी बातें जो कही गई हैं बड़े भाई साहब की, ये बातें दर्शित होती है हमारे जीवन में। इनके पास हमारी पहले दादी या माँ कम पढ़ी लिखी होती थी या नहीं गई होती थी स्कूल, बावजूद इसके उनकी शैक्षणिक योग्यता कहीं हमसे कम नहीं थी। उनकी कही गई बातें हमें मार्गदर्शन कराता था और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, अग्रसर करने हेतु, हमारे जीवन में कुछ अच्छे कार्यों को अंजाम देने हेतु हमारा सदैव ही मार्गदर्शन करता रहा है। और इन बातों को हम सभी निश्चित रूप से समझ सकते हैं। तुम यो न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर, बड़े भाई का अधिकार जताते हुए, तुम यो न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूं। तुम न मानोगे तो मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूं। छोटे भाई को डांटने और समझाने के लहजे में उन्होंने थप्पड़ को दिखाया। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। सब कुछ समझते हुए वो बोल रहे हैं, उनकी अनुभव देखिए। बात तो सही है, बड़प्पन तो है उनमें, और निसंदेह बोल भी रहे हैं तो अपने छोटे भाई के हित के लिए बोल रहे हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। लेखक क्या करते, इस नई युक्ति के सामने उन्हें नतमस्तक होना पड़ा। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। लघुता अर्थात छोटेपन का अनुभव हुआ, और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। इन्होंने जो बात कही आज, मैं न पहले काट पाया था इनके बातों को, न आज काट पाया था। भले ही मितव्यय की तरह, मितव्यय अर्थात झूठे हमारे अंदर जो कई तरह की परिकल्पनाएं उठी, बड़े भाई के प्रति असम्मान की भावना भी उत्पन्न हुई, परंतु यह तो सदैव ही हमारे लिए सदा के पात्र हैं। ये तो हमारे हित की ही बातें करते हैं। और तब उनके मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, अर्थात आंखों में खरे खरे जल भर गया। पानी, आंखों में पानी होना दो बातों को दर्शाता है। एक तो हमारे अंदर के शर्म को, और दूसरे हमारे अंदर के दर्द को। और ये दोनों ही जब सामंजस्य स्थापित करते हुए आभार व्यक्त करते हैं तो आंखें छलक जाती हैं।
मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है। और आपको उसके कहने भाई साहब ने, और आपको इसे कहने का पूरा अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? सोचिए कितनी बड़ी सोच, कितनी महान सोच। यह भारत है छात्रों। यहां भाई बड़े भाई के रूप में राम और छोटे भाई के रूप में लखन दर्शित होते हैं। वह लक्ष्मण जो अपने बड़े भाई के लिए 14 वर्ष तक संन्यास सोए नहीं है। ऐसे सन्यासी जो 14 वर्ष तक अपने भाई के सेवा हेतु उन्होंने विश्राम तक नहीं किया। ऐसा प्रेमी भाई। लेकिन भारत में दर्शित होता है कि बड़े भाई राम और छोटे भाई लखन अगर यह भूमि उत्पन्न करती है तो निसंदेह भारत ही वह भूमि है। इस भाई की बात को, इन बड़े भाई साहब की बात को सुन करके, समझ करके हमें यह अथक सहज रूप से इसे समझ लेना चाहिए कि बड़े भाई का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। निसंदेह उनके बातों को कभी काटना नहीं चाहिए। वह यूं भी कहा गया है कि बड़े भाई पिता तुल्य ही होते हैं। और यहाँ तो दर्शित हो रहा है कि वह जिस तरह से अपने फेल हो रहे हैं, बावजूद इसके वह नहीं चाहते कि हमारा भाई भी फेल हो, और उसके पीछे सदैव लगे रहते हैं। उसी वजह से उन्होंने कहा कि लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। कर्तव्य समझते हैं अपने छोटे भाई के जीवन को। संजोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। भला किसका मन नहीं करता होगा खेलने का। लेकिन छोटे भाई में निपुणता आए, परिपूर्णता आए, वह सबल बने। यह चाह लिए हुए अपने छोटे भाई पर विशेष ध्यान देने वाले ऐसे बड़े भाई की आज कलियुगी भारत में बहुत ही कमी दर्शित होती है। ऐसा न हो, इसलिए यह पाठ सभी छात्रों के लिए अति आवश्यक विषय वस्तु के रूप में होनी चाहिए और समझना चाहिए। अपने बड़े हैं तो छोटों के बारे में और छोटे हैं तो बड़े के बारे में जरूर एक यह भातृ प्रेम, भरत और राम जैसा प्रेम, लखन और राम जैसा प्रेम, बलराम कृष्ण जैसा प्रेम, यह भाई ही थे। इन दोनों के प्रेम और अगाध प्रेम, अकाट्य मित्रता और आत्मविश्वास के साथ एक दूसरे पर विश्वास करने की जो कला पांचों पांडव भाइयों की जो कलाएं दर्शित होती हैं हमारे वेद पुराणों के गर्भ से, शास्त्रों के गर्भ से, यह निसंदेह हमें संस्कार ही प्रदान करते हैं। अतः छात्रों से मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि वह कभी भी अपने हृदय में कटुता को नहीं बल्कि स्नेह के भाव को, श्रद्धा के भाव को उत्पन्न करें। स्नेह, श्रद्धा, प्रेम बांटने से प्रेम ही मिलेगा। आप जो बांटेंगे वही आपको भी प्राप्त होगा। आप जिस प्रकार से खेतों में जो फसल बोई जाती है, काटने के समय हम उन्हीं फसलों को काट पाते हैं। धान बोए हैं तो धान, गेहूं बोए हैं तो गेहूं। ठीक इसी तरह से हमारे भी कर्म होते हैं। हम कर्म जिस तरह का करते हैं, हम अगर स्नेह किसी को देते हैं तो स्नेह प्राप्त होता है। हम ईर्ष्या किसी के प्रति रखते हैं
तो हमारे प्रति भी ईर्ष्या का भावना उत्पन्न होता है अगले के मन में। अतः ऐसी भावनाओं को तिलांजलि देते हुए, ईर्ष्या के भावनाओं को तिलांजलि देते हुए, स्नेह और सदा के भावना को अपने अंदर रख करके, अपने हृदय में रख करके अगाध प्रेम के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के तरफ एक छात्र को अग्रसर होना चाहिए। प्रत्येक का आशीर्वाद लेते हुए जो अग्रसर होते हैं, निसंदेह लक्ष्य की प्राप्ति उनकी कदम चूमती है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अतः छात्रों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप सभी सप्रेम अपने छोटे भाई हों या बड़े भाई हों, उनके साथ रहें, उनकी बातों की अवहेलना न करते हुए उनके बातों को तवज्जो दें, उनके बातों को माने, समझें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आशा करते हैं छात्रों आप लोगों को यह पाठ बेहद रुचिगत ढंग से पढ़े, आप लोग समझे और इसमें से आए हुए तमाम प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। अतः अब यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।